तुम भी खा लेती। गुस्सा छोड़ते हुए प्रीतम ने कहा। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे बर्तन मांजने हैं, मैंने कहा। क्यों, कामवाली नहीं आई क्या? नहीं, कल उसकी तबीयत खराब थी, कह रही थी शायद आज नहीं आ सकेगी। फिर तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? कम से कम मैं अपने अंडरगारमेंट्स धोकर सुखाने के लिए डाल देता। मैं अपने कपड़ों के साथ धो डालूंगी। वैसे भी काम ही क्या रहता है सारा दिन। तुम दफ्तर चले जाते हो और हम स्कूल, तो मैं सारा दिन बेकार बैठी रहती हूँ। सच, कभी कभी लगता है कि मैंने तुमसे नौकरी छुड़वा कर कोई बड़ी गलती कर डाली है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। सच मानो तो मैं बहुत खुश हूँ घर पर रहकर, वरना पहले तो बस दो कोर ठूंस लिए और दौड़ पड़े दफ्तर को बस पकड़ने के लिए, फिर सारा दिन फाइलों से सिर फोड़ना। अब तो आराम ही आराम है, न देर होने की चिंता, न बस छूटने का फिक्र। मैंने बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा। फिर भी लगा कि प्रीतम को विश्वास नहीं आ रहा। वह पूछ बैठा, सच कह रही हो? तो क्या झूठ कह रही हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा। फिर प्रीतम आश्वस्त होकर उठा, वॉश बेसिन से हाथ धोकर आया और टॉवल से हाथ पोंछते हुए बोला, अब तुम भी जल्दी से स्नान करके खाना खा लो, पहले घर की सफाई तो कर लो। प्रीतम ने मोजे जूते पहने और मैंने ऑफिस बैग थमाया। वह उठकर जाने लगा तो मैंने उसे स्नेहासिक्त दृष्टि से देखकर कहा, शाम को जल्दी आ जाना। ज़रूर। प्रीतम मेरा दायां गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। उसने आंगन में खड़ी बाइक स्टार्ट की और फिर फ्लाइंग किस करता हुआ फाटक से बाहर निकल गया। मैं चौखट से उसे ओझल होने तक देखती रही, फिर मुड़ पड़ी। घर खाली खाली और चुपचाप सा लगा। अंदर जाते ही एक प्रकार की घुटन सी महसूस हुई। मुझे बचपन से ही ना अकेले रहने की आदत है, ना चुप रहने की। प्रीतम के जाने के बाद काम वाली से बतियाने लगती हूँ। उसका सारा काम हो जाए तो भी उसे बातों में उलझाए रखती हूँ। लेकिन आज तो काम वाली भी नहीं आई थी। अब तो सिर्फ दीवारों से ही बात कर सकती थी। मैंने जूठे बर्तन उठाए और सिंक में रख दिए। मेज़ पहुँच कर उस पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। उसमें मुझे अपना अक्स धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। सोचा, कहीं मैं अपने आप को झुठला तो नहीं रही हूँ। कभी कभी मेरे मुंह से मेरे मन की बात निकलते निकलते क्यों रह जाती है। आज प्रीतम से जो कुछ कहा, क्या वह सच है? फिर यह कैसी घुटन? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं किसी खूंटे से बंध गई हूँ, बस एक ही दायरे में घूमती हुई। सवेरे मैंने बहुत ज़रूरी बर्तन ही मांजे थे, बाकी के यूं ही पड़े थे। मैं उठकर रसोई में गई और बर्तन मांजने शुरू कर दिए। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, 3 आदमियों के बर्तन होते ही कितने हैं। शादी के बाद मैं प्रीतम के साथ यहाँ चली आई। यहाँ बड़ौदा में ना मेरा कोई ससुराल वाला रहता था, ना कोई मायके वाला। मायका था बेंगलुरु में और ससुराल मुंबई में। माँ बाप का रिश्ता तो शादी के बाद टूट सा ही जाता है। लेकिन सास भी नहीं आई थी मेरे साथ। उन्हें ससुर और मेरे देवर नंदों की चिंता थी। प्रीतम शादी से पहले कभी कभार घर पर ही पकाकर खा लेते थे, इसलिए उन्होंने गैस चूल्हा सिलेंडर और कुछ एक बर्तन खरीद लिए थे। यहाँ आते वक्त मेरी माँ और सास ने कुछ बर्तन दे दिए थे और मेरी घर गृहस्थी अच्छी तरह बस गई थी। सहेलियों से सुन रखा था कि अकेले रहने वाले व्यक्ति से शादी करने पर खूब मौज रहती है, लेकिन मैं यहाँ प्रीतम के साथ अकेले रहने पर भी उदास रहती हूँ। घर जैसे खाने को दौड़ता है। शादी से पहले कभी इस तरह घंटों घर पर रहने की नौबत नहीं आई थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी कर ली और छुट्टियों के दिनों में भी घर पर रही तो 2-4 आदमियों से घिरी हुई। मैंने बर्तन सजा कर रख दिए और झाड़ू लगाने लगी। घर भी बड़ा नहीं है, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन और बाथरूम। झाड़ू लगाकर मैं गुसलखाने में गई और कपड़े धोने लगी। फिर स्नान करके कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड पर डाल दिए। खाना खाकर मैं सोफे पर लेट गई और मुझे नींद सी आने लगी। सहसा दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठी। जाकर देखा तो शशि थी। अरे आओ आओ, कैसे भूल पड़ी।
आज रात की ड्यूटी है ना, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। मैं शशि को लेकर अंदर चली आई। उसे बिठाते हुए बोली, क्या पियोगी? कुछ नहीं, अभी अभी खाना खाकर आ रही हूँ। अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ी देर गपशप ही कर लूँ। अच्छा किया, मैं भी बैठी बोर हो रही थी। कभी कभी आ जाया करो ना, तुम तो कभी आती ही नहीं। तुम्हारी ड्यूटी का तो कुछ पता ही नहीं चलता। आज से 15 दिन के लिए रात की ड्यूटी है, फिर तो ज़रूर आऊँगी। मैंने कहा, शशि अस्पताल में नर्स है। जब भी वह सफ़ेद कपड़ों में सैंडल ठकठकाती हुई अस्पताल जाती है तो मुझे रश्क सा होने लगता है। सोचती हूँ मैं भी फिर से यहाँ किसी नौकरी पर लग जाऊँ। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? शशि ने पूछा। बीए तक। अच्छा, मैंने सुना है शादी से पहले तुम नौकरी करती थी। हाँ, लेकिन ज्यों ही मंगनी हुई त्यों ही नौकरी छोड़ दी। तुमने खुद छोड़ दी या तुम्हारे पति ने छुड़वा दी? उन्होंने। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हारे पति ऊंचे पद पर हैं और उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? लेकिन घर पर ही बैठकर क्या करूं? 3 जन का खाना होता ही कितना है। कोई ना कोई काम हो तो। जिनके पास दांत हैं उन्हें चने नहीं मिलते और जिनके पास चने हैं उनके दांत नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यह नौकरी छोड़कर घर गृहस्थी बसा लूँ, और तुम घर गृहस्थी से हाथ झटक कर नौकरी करना चाहती हो तो बसा क्यों नहीं लेती? तुम शायद नहीं जानती कि पिताजी की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर आ खड़ा है। माँ पढ़ी लिखी है नहीं और बाकी सब भाई बहन छोटे हैं। थोड़ी देर तक शशि बैठी अपनी आगे पीछे की कहानी सुनाती रही, फिर उठकर चली गई। फड़फड़ की आवाज़ सुनकर मैंने आंगन की तरफ दृष्टि दौड़ाई। आंगन में एक कबूतर आकर बैठ गया था। रोज़ इसी वक्त आकर बैठता है। मैंने उठकर ज्वार के दाने डाल दिए और एक बर्तन में पानी डाल दिया। कबूतर दाने चुगकर और पानी पीकर थोड़ी देर गुटर घूं करता रहा, फिर फुर्र से उड़ गया। उसकी उड़ान देखकर मेरी आंखों के आगे शादी से पहले का जीवन साकार हो उठा। सवेरे जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करना, फिर लोकल ट्रेन में सफ़र करके दफ्तर पहुंचना और कुछ एक फाइलें देखकर चाय कॉफ़ी के बहाने कैंटीन चले जाना। लंच आवर में खाना खाकर अपनी सहेलियों के साथ गॉसिप हंसी ठट्ठा करना। शाम को 5 बजते ही दिन कैसे बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। अब तो पल पल बिताना मुश्किल हो गया है। दसियों बार दीवार घड़ी पर नज़र चली जाती है। अब भी मैंने दीवार घड़ी पर अपनी नज़र फेंकी। 2:30 बजे थे। प्रीतम के लौटने में अभी 3 घंटे बाकी हैं और रोहन के लौटने में 2.5 घंटे। बार बार जी चाहा प्रीतम से कह दूं, मैं नहीं रह सकती घर पर इस तरह बेकार हाथ बांधे। मैं नौकरी करूंगी। आने दो प्रीतम को, आज कह कर ही रहूंगी। अब और 4 दीवारी में कैद होकर नहीं रह सकती। कभी कभी तो प्रीतम के व्यवहार पर मन खिन्न हो उठता है। रुपए मांगो तो पूछ बैठता है, क्यों, क्या खरीदना है? सभी तो लाकर देता हूँ। हर माह वह राशन ला देता है, हर इतवार को साग भाजी। जब भी खरीदारी करनी हो तो साथ चल देता है, और कुछ खरीदने लगूँ तो कह देता है, अरे तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, इतने गहने पड़े हैं, कितने तो सैंडल पड़े हैं। बस मेरा तो मन यही आहत हो उठता है और मैं सोचने लगती हूँ कि कितना बुरा है प्रीतम। जब मुझे कुछ खरीदना हो तभी उसे किफ़ायत सूझती है। काश मैं खुद कमाती होती और खुद मन चाहा खरीद पाती, तब किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत तो ना आती। कई बार मैंने कहा, तुम अपनी पूरी तनख्वाह लाकर मुझे दे दो, मैं घर चलाऊंगी, मगर वह मानता ही नहीं और मैं तड़प कर पूछ बैठती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मैं फिजूल खर्च करूँगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर तुम और मैं दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं तो फिर ठीक है, मुझे हर माह पॉकेट मनी दे दिया करो। तुम्हें जितना चाहिए खर्च कर लो, मैं मना तो नहीं करता, मगर पता नहीं क्यों मैं कभी उसकी जेब में हाथ डालकर पैसे नहीं निकाल पाई, और मेरे पास इतना नहीं रहता कि मैं कुछ मन चाहा खरीद पाऊँ। मैंने शादी के बाद अगर नौकरी कर ली होती तो आज मेरे पास कितने ही रुपए होते।
रोहन भी 5 साल का हो गया है। इन 6 सालों में मैं नौकरी कर रही होती तो मेरे पास अपने ही 3-4 लाख रुपए होते। सच, इतने सारे रुपयों का एहसास ही बड़ा आनंददायक लगा और मैं सोचने लगी, फिर तो मैं श्वेता की तरह ही मोतियों का सेट बनवा लूँगी और गुंजन की पत्नी की तरह हर महीने एक नई साड़ी खरीद लूँगी। आज आने दो प्रीतम को, मैं उससे कह कर रहूँगी। आसमान पर काले बादल छाने लगे थे। अचानक अंधेरा सा फैल गया। लोग इस आशंका से भाग दौड़ करने लगे कि कहीं घर पहुंचने से पहले ही बारिश न होने लगे। आज फिर सामने के चबूतरे पर कुछ एक लड़के जमा होकर जुआ खेल रहे थे। पिछले महीने ही तो सूरज को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसका बाप दूसरा ब्याह इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कहीं सौतेली माँ आकर सूरज के साथ बुरा सलूक ना करे। जब तक उसका बाप नहीं आ जाता तब तक सूरज सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। अरे यह तो सुमित है, वह यहाँ क्यों बैठा है? क्या वह भी जुआ खेल रहा है? क्या स्कूल में छुट्टी हो गई? तब तो रोहन को भी आ जाना चाहिए था। मैंने सुमित को आवाज़ देकर बुलाना चाहा, लेकिन वह मुझे चोर निगाहों से देखकर वहाँ से खिसक गया। 2 घर छोड़कर अनुपमा को भी जुनून सा सवार हो गया है। कार है, बंगला है, फिर भी वह नौकरी पर जाती है। और उसके बच्चे पूछो मत। सुमित को तो खैर आज ही देख रही हूँ गली के इन लड़कों के साथ, लेकिन उसकी जवान बेटियाँ अपने रसोइये के साथ हर समय हंसी टिटोली करती रहती हैं और वह भी सैंडो कट बनियान पहनकर उन लड़कियों से अजीब अजीब हरकतें किया करता है। कभी टांग अड़ाकर राह रोक लेता है तो कभी बाह दबाकर पीठ थपथपा देता है। एक आध बार अनुपमा को समझाया भी है, लेकिन वह तो अपनी ही झोंक में कह देती है, अब अगर नौकरी करनी है तो इन सब बातों को भुलाना ही पड़ेगा, वरना घर गृहस्थी कैसे चलेगी। भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। पहले तो बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, फिर दूसरे काम। रहा समय काटने का सवाल तो किताबें पढ़ लो। मैंने मैगजीन उठा ली और पढ़ने लगी। अचानक मेरी दृष्टि नए व्यंजनों के स्तंभ पर चली गई। शाही टोस्ट बनाने का तरीका पढ़कर लगा कि यह तो चुटकियों में बनाया जा सकता है। मैंने झट चाशनी के लिए गैस चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया और ब्रेड के टुकड़े करने लगी। टेबल पर प्लेट सजाते हुए लगा कि यह भी तो एक काम है, दूसरे के लिए कुछ करने में भी तो एक सुख है। यह चाय की केतली में चाय डालकर रखना, प्रीतम और रोहन के लिए हल्का सा नाश्ता बनाकर रखना, फिर उनका इंतज़ार करना, यह क्या काम नहीं? मैं बेकार कैसे हूँ? मैं भी तो काम कर रही हूँ। फटफट की आवाज़ सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। प्रीतम और रोहन दोनों खड़े थे। अरे यह तुम्हें कहाँ मिल गया? मुझे उस तरफ थोड़ा काम था, इसलिए सोचा क्यों ना लौटते वक्त इसे भी लेता जाऊँ। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, आज तो मैंने तुम्हारे लिए शाही टोस्ट बनाया है। ओह मम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। रोहन मुझसे लिपट गया और मेरे दाएं गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे पारिश्रमिक मिल गया हो। प्रीतम हाथ मुंह धोकर मेज पर आकर बैठ गया। बोला, सुनो, एक बैंक खुल रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। क्यों ना तुम भी अप्लाई कर दो? अरे मुझे घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो मैं नौकरी करने जाऊंगी। समय निकालोगी तो फुर्सत भी मिल जाएगी, प्रीतम बोले। लेकिन मैं ऐसे ही ठीक तो हूँ। मैं चाहता हूँ तुम बाहर निकलो, नौकरी करो और फिर घर खर्च में भी तो मदद हो जाएगी। प्रीतम की बातें सुनकर पहले तो मैं अवाक रह गई, फिर मन में विचार कौंधा, यह वही तो है जो मैं चाहती थी। अब जब मुझे मौका मिल ही रहा है तो मैं इनकार क्यों कर रही हूँ? नहीं, मुझे मना नहीं करना चाहिए। मेरी कुंठा का समाधान आखिर यही तो है। मैंने नौकरी के लिए हामी भर दी। मैंने अगले दिन अप्लाई भी कर दिया। 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू भी दे आई और नौकरी पक्की भी हो गई। यह मेरे लिए एक स्वप्न भर था, आज भी है। जिस आत्मग्लानि से मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, वह कितनी आसानी से ख़त्म हो गई। रोहन को समय देना आज भी मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जिस खुशी से मैं भर जाती हूँ, वह सारी खुशी, सारा प्यार रोहन पर लुटा देती हूँ।
आज मुझे नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए हैं, पर लगता है जैसे कल ही की तो बात है। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई। अरे प्रीतम, आप आज इतनी जल्दी कैसे? यूं ही सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दिया जाए। कैसा सरप्राइज़? मैंने उत्साहित भाव से पूछा। कह लो, कहकर प्रीतम ने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। यह तो किसी फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर है, पर किसका फ्लैट और कैसा फ्लैट? मैंने प्रीतम के समक्ष सवालों की झड़ी लगा दी। हमारा फ्लैट है, हमें फ्लैट अलॉट हुआ है। कितने में? 50 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए मैंने अग्रिम भर दिए हैं और बाकी रुपए बैंक से लोन लेकर हम दोनों हर महीने ईएमआई में जितने रुपए आएंगे दे दिया करेंगे। 10 लाख? पर तुम्हारे पास कहाँ से आए? जब से तुम्हारी नौकरी लगी है घर खर्च तो तुम ही उठा रही हो, तो बस मैं बाकी खर्चे निकाल कर बचत खाते में जमा करता गया। और वैसे भी तुम और मैं क्या अलग हैं? दोनों का होगा वह फ्लैट, तो दोनों ही खुशी से जीवन निर्वाह करेंगे, हक से, अधिकार से। ओह, तुम कितने अच्छे हो, कहकर मैं प्रीतम से लिपट गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।